क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही ओके पे क्लिक करा तो ये मेरा पेमेंट का ऑप्शन आ गया। हेलो फ्रेंड्स, तो हमने पार्ट ए और पार्ट बी तो फिलअप करना देख लिया था। तो आज हम क्या देखेंगे, बाकी के जो फॉर्म्स बचे हैं जैसे एजाइल प्रो हो गया, एओए हो गया, एमओए हो गया, इन फॉर्म्स को कैसे फिलअप करना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं स्टेप पे आता हूँ तो सबसे पहले मैंने क्या दिखाया था कि हम लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, फिर हम पार्ट ए कैसे भरते हैं, पार्ट बी कैसे भरते हैं, फिर अदर फॉर्म्स लाइक एजाइल प्रो, एमओए, एओए। तो आज हम स्टेप 4 सीखने जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कंपनी का एमओए, एओए हो गया, एजाइल प्रो हो गया, ये कैसे फिलअप करेंगे। ठीक है, और फिर इन फॉर्म्स को कैसे डाउनलोड करेंगे, स्टेप 5 में आ जाता है, और डीएससी कैसे लगाएंगे, और फॉर्म्स को कैसे अपलोड करेंगे, और गवर्नमेंट फीस कैसे पे करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले एजाइल प्रो भरना सीखते हैं। तो एजाइल प्रो के लिए सबसे पहले हम एजाइल प्रो फॉर्म जो है एडिट कर लेंगे। देखिए इसमें डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने पार्ट भी फिलअप कर लिया है। तो मैं एजाइल प्रो को एडिट पे क्लिक करता हूँ। एडिट पे क्लिक करने के बाद देखिए एजाइल प्रो फॉर्म खुल गया है ये। इसके बाद मेरे से ये कंपनी का नाम लिखा आ रहा है, मैं जीएसटी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, नहीं चाहता पूछ रहा है मेरे से, मैं इसमें नो कर देता हूँ। ठीक है, मैं जीएसटी के लिए अप्लाई नहीं करना चाहता। अब उसके बाद कह रहा है वेदर द एस्टेब्लिशमेंट ऑन लीज, मतलब जो मेरी प्रॉपर्टी है जो रेंट पे वगैरह पे है, मेरी प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं है क्योंकि डायरेक्टर के खुद की है, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। और यहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी ये रेंट पे नहीं है। अगर आपकी रेंट पे है तो आप यहाँ पे रेंट की जो आपकी जब से रेंट एग्रीमेंट की डेट स्टार्ट हो रही है और जब एंड हो रही है तो आप वो डेट डाल सकते हैं। उसके बाद ये प्रॉपर्टी मेरी खुद की है, मतलब जो डायरेक्टर्स की खुद की है, तो मैंने ओन कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या कर देता हूँ, अगर हायर्ड है मतलब इसमें मैंने नो कर दिया। उसके बाद मैं सेव करके इसको नेक्स्ट कर दूंगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, बिजनेस एक्टिविटी डाल दी। अगर आपको बिजनेस एक्टिविटी अपनी नहीं मिल रही है तो आप अदर्स करके जो भी आप बिजनेस एक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे वो आप डाल सकते हैं। जैसे आपको अपनी अगर मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो आप अदर्स करके एजुकेशन लिख के या मिसलेनियस अदर्स करके एजुकेशन मीन्स जो भी आपकी एक्टिविटी है वो आप लिख देंगे अगर आपको अपनी नहीं मिल रही है तो। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर देंगे, सेव और नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, कितने डायरेक्टर्स की आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे, 2। ये अपने आप ही आ रहा है, कहाँ से उठ के आ रहा है, जो आपने पार्ट बी फिलअप करा होगा अपने आप वहां से उठ के आ रहा है। उसके बाद आप फर्स्ट किसको लेना चाहते हैं, यहाँ पे मान लीजिए मैं कपिल लोढ़ा को लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे फोन नंबर, ईमेल आईडी अपने आप ही आ गया जो आपने पार्ट बी में डाला था। ठीक है, यहाँ पे आप उसकी फोटोग्राफ लगा देंगे और यहाँ पे सिग्नेचर का एक फॉर्मेट होता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, उससे पहले आप क्या कर देंगे, जैसे मोबाइल नंबर का आपको ओटीपी डालना है और ईमेल आईडी की ओटीपी डालनी है तो आप सेंड ओटीपी पे करके ओटीपी भेज के और वेरीफाई ओटीपी कर देंगे। तो मैं सेंड ओटीपी कर देता हूँ। तो मैंने ओटीपी डाल दिया, उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, वेरीफाई ओटीपी कर दूंगा। ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद मेरे से क्या पूछा, डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर अदर देन ऑथराइज सिग्नेटरी, मीन जो सेकंड डायरेक्टर है उसकी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे आप यहाँ पे। क्या, जो सेकंड डायरेक्टर, मान लीजिए मैं सेकंड डायरेक्टर ये है मेरा, तो ये अपने आप ही आ गया पार्ट बी से उठ के। यहाँ पे आपको लगाने की जरूरत नहीं है कुछ भी, यहाँ पे आपको सिर्फ फोटोग्राफ लगानी है। अब मेन रह गया स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, मीन इसका फॉर्मेट। फोटोग्राफ तो आपको पता है पासपोर्ट साइज फोटो 100 KB से कम होनी चाहिए। अब स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, इसका फॉर्मेट आ जाइए, मैं बुकलेट पे आते हैं सबसे पहले। तो मैंने आपको बताया था क्या कि आपको टोटल 8 पीडीएफ रेडी रखनी है और 2 जेपीजी रेडी रखनी है। अब जेपीजी आपकी कहाँ लगी, एक तो फर्स्ट डायरेक्टर की लगी है एजाइल में और एक सेकंड डायरेक्टर की लगी है। और मेन क्या रह गया, पीडीएफ 8 में स्पेसिफिक सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, मींस ये आपको फॉर्मेट मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको सिग्नेचर लेने हैं। तो जैसे ये फॉर्मेट है स्पेसिफिक सिग्नेचर का, ठीक है, इसमें आप यहाँ पे कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, और यहाँ पे आपको जो फर्स्ट डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर और शेयर होल्डर है, उसके 3 साइन ले लेंगे, 1 2 3। और ये जो फॉर्मेट आप यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ये फॉर्मेट किसका हो गया, पीडीएफ 8 का। पीडीएफ 8 का क्या हो गया, ये फॉर्मेट हो गया, तो आप ये यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ। फिर इसको आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जो पुलिस स्टेशन नियर बाय पड़ता है वो डाल देंगे, जैसे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद एप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफिस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपके नियर बाय पड़ती है। ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग नियर बाय डाल देंगे जो भी आपका नियर बाय पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या, आप जिस बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उस बैंक का नाम डाल देंगे। जैसे मान लीजिए मैं ओपन करना चाहता हूँ आईसीआई में। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको आईसीआई में ही ओपन करना है, बस आप ये बताना चाहते हैं एमसीए को मैं आईसीआई में अपना अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ, तो आईसीआई बैंक वाले आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट,
प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मीन्स यहाँ पे आइडेंटिटी में क्या लगाते हैं, तो याद करो आइडेंटिटी क्या होती है। और यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस में, आइडेंटिटी में यहाँ पे क्या लगाना है, पैन और आधार। पैन और आधार किसका, जो ऑथराइज सिग्नेटरी मीन जिसको आपने फर्स्ट डायरेक्टर बनाया है। और यहाँ पे आपको क्या लगानी है, बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या, पैन और आधार, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट। तो इसकी पीडीएफ कौन सी थी, तो चलिए देखते हैं। इसकी पीडीएफ थी PDF3 प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए, और PDF4 प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, पैन आधार, और यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट। तो चलिए मैं लगा देता हूँ। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप शॉप सॉल्यूशन में भी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। तो ये कई स्टेट्स में एप्लीकेबल है, कई स्टेट्स में नहीं। हो सकता है आपका ऑप्शन ये ना आ रहा हो, तो मैं इसमें यस कर देता हूँ। अगर आपके में आ रहा है तो आप यस कर देना। ठीक है, कैटेगरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में यहाँ पे आप कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, मीन्स अगर आपकी प्रॉपर्टी ओन्ड है, लीज्ड है, रेंटेड है, जैसे मैंने ओन दिखाया था तो मैं ओन कर देता हूँ और इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये सारे पॉइंट आप टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे अपना प्लेस, मतलब जो भी स्टेट है आपकी वो डाल देंगे और डेट डाल देंगे आज की। फिर इसको आप क्या कर देंगे, सेव एंड सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद क्या लिखा आ गया, योर रिक्वेस्ट फॉर फॉर्म एजाइल फॉर्म हैज बीन सबमिटेड, मींस आपका एजाइल फॉर्म क्या हो गया, सबमिट हो गया। इसको आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपका एजाइल प्रो सबमिट हो गया, पार्ट ए सबमिट हो गया, पार्ट बी सबमिट हो गया। अब आप किस पे आएंगे, INC-34। INC-34 कौन सा है आपका, AOA, मींस आपको AOA कैसे भरना है, चलिए अब देखते हैं। तो AOA पे करने क्या करेंगे, एडिट करेंगे। तो आप फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये AOA खुल गया। AOA में कंप्लेंट इंक्लूडेड बाय शेयर्स, कंपनी का नाम वगैरह अपने आप आ गया। अब इसमें आपको जो जो पॉइंट अल्टर करने हैं ना, सिर्फ आपको उसी को टिक करना है। जैसे लिखा है ना, चेक इफ अल्टर, मीन्स अगर आपको किसी पॉइंट में अल्टरेशन करनी है, कोई चेंजेस करने हैं, तभी आप यहाँ पे टिक करो, अदरवाइज सेम रहने दो। तो मेनली जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सिर्फ दो ही जगह चेंजेस होते हैं। एक तो हम कंपनी की डेफिनेशन डालते हैं, कंपनी की डेफिनेशन हम कहाँ डालते हैं, इस पे आप टिक कर देंगे। इस पे टिक करने के बाद जो थर्ड पॉइंट है वो कंपनी की हमें डेफिनेशन डालनी है। अब कंपनी की डेफिनेशन कहाँ मिलेगी, तो आप बुक पे आइए। बुक पे मैंने लिखा AOA अल्टरेशन में डेफिनेशन डालनी है, मीन्स क्या, 17 नंबर पेज पे। तो 17 नंबर पेज पे आ जाइए। तो 17 नंबर पेज पे ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, तो इसको आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो उसको कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक तो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन मीन्स डेफिनेशन डाल दी, एक यहाँ अल्टरेशन होगी, और बाकी आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करते रहेंगे। बाकी पॉइंट इसमें सेम रखने और कोई चेंजेस नहीं करने। हर एक पेज को सेव करते हुए नेक्स्ट करना। तो आप जब पॉइंट नंबर 60 में आएंगे, मेनली आपको एक पॉइंट नंबर 60 में भी चेंजेस करना होता है, मीन्स टोटल दो चेंजेस करने होते हैं। एक तो कंपनी की डेफिनेशन, एंड सेकंड यहाँ पे मीन्स डायरेक्टर के नाम। ये आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मीन मेजॉरिटी ऑफ देम में यहाँ पे आपको डायरेक्टर्स के नाम डालने हैं। जैसे मान लीजिए मैं डाल देता हूँ डायरेक्टर्स के नाम। ठीक है, मैंने डायरेक्टर्स के नाम डाल दिए, आप भी डायरेक्टर्स के अपने नाम डाल देंगे। फिर इसको सेव एंड कंटिन्यू करते करते सबमिट कर देंगे। मैं लास्ट पेज पे आ गया। लास्ट पेज में यहाँ पे डायरेक्टर का नाम वगैरह लिखा हुआ है, पेन नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन और ऑक्यूपेशन भी मांग रहा है। नेम तो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप एड्रेस और डिस्क्रिप्शन भी डाल देंगे। जैसे मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। तो मैंने एड्रेस और ये ऑक्यूपेशन डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, और ऑक्यूपेशन में बिजनेस, आप सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी आप हो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे फिर प्लेस डाल देंगे। जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, जो डायरेक्टर है वो दिल्ली के हैं, तो मैंने दिल्ली डाल दिया। उसके बाद क्या, यहाँ पे आपको किसी CA, CS या CMA मीन्स जो भी आपका कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी जो भी ये फॉर्म साइन करेगा, उसकी आप डिटेल डाल देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ACM में साइन करेगा, तो उसका आप नाम और एड्रेस वगैरह डाल देंगे। नाम आ गया, ये एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने नाम और एड्रेस डाल दिया और ऑक्यूपेशन डाल दिया कॉस्ट अकाउंटेंट। यहाँ पे आप मेंबरशिप नंबर डाल देंगे अपने CA का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लेस, और फिर सेव एंड सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद मैं इसको यस कर दूंगा। तो लिखा आ गया योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड, मींस आपका AOA भी क्या हो गया, सबमिट हो गया। इसको मैं क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो आपने पार्ट A भरना सीख लिया, पार्ट B भरना सीख लिया, एजाइल प्रो भरना सीख लिया, INC-34 यानी कि AOA भरना सीख लिया। अब आपका सिर्फ एक फॉर्म रहता है, कौन सा, MOA। तो MOA कैसे भरेंगे, चलिए इसको भी मैं ओपन करता हूँ, एडिट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मेरा MOA का ये पेज खुल गया है, तो MOA का जैसे ही पेज खुला, इसमें देखो नाम और स्टेट अपने आप आ गई। उसके बाद कंपनी का ऑब्जेक्ट भी अपने आप आ गया।
जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट है, जब आपने पार्ट ए फिलअप करा था तो आपने जो मेन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा था ये अपने आप ही वहां से उठ के आ गया। ठीक है, अगर आप इसको और डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप तब भी कर सकते हैं। मीन्स आपका एजुकेशन की कंपनी है तो आप गूगल पे क्या लिखेंगे, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन कंपनी। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो जैसे मैंने गूगल पे लिखा क्या, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन कंपनी, तो अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है आप क्लिक कर दो इसमें, तो ये आ गया आपका एजुकेशन कंपनी का ऑब्जेक्ट। तो आप इसको क्लिक मतलब इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं सिर्फ इतना ही ऑब्जेक्ट आए, आप दोनों पॉइंट भी ले सकते हैं और खाली इतना भी ले सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो मैं ये हटा के ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, आप चाहते हैं तो वो भी रख सकते थे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपको यही डालना है। अगर आपको लगता है कि उसमें आपका ऑब्जेक्ट फुलफिल हो रहा है तो आप खाली वो भी फिलअप कर सकते थे। आप चाहते हैं कि वो भी लिखा रहा है ये भी लिख रहा है तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मेन ऑब्जेक्ट ढूंढने का प्रोसेस। जो भी आपकी कंपनी है आप बस गूगल पे लिखा मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ टूर एंड ट्रैवल कंपनी, मीन जो भी आप कंपनी का काम करना चाहते हैं आपको मेन ऑब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग लेने। जैसे मान लीजिए आप टेक्सटाइल का काम करना चाहते हैं, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, मीन जो भी आप काम करना चाहते हैं उसका आप लिखेंगे मेन ऑब्जेक्ट, तो आपको गूगल पे बहुत सारी साइट्स पे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या डालना है, फर्दर ऑब्जेक्ट। अब ये हर एक कंपनी का सेम होता है, तो इसके लिए मैंने बुक में डाल रखा गया। बुक में एमओए अल्टरेशन में फर्दर ऑब्जेक्ट है पेज नंबर 13 टू 16। तो पेज नंबर 13 टू 16 पे आप आइए। ठीक है, तो ये आगे मैं पेज नंबर 13 टू 16, अब ये सारे कॉपी करके कितने 26 के 26 आप कॉपी करके आप यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो मेरे 26 के 26 पॉइंट्स यहाँ आ गए। मीन्स ये हर एक कंपनी का सेम होता है। जैसे कोई इसमें लिखा है कि कोई कंपनी इंप्लॉय हायर कर सकती है, कोई किसी के साथ एग्रीमेंट कर सकती है, किसी के साथ किसी को केस कर सकती है। मीन्स जो जर्नल ऑब्जेक्ट होते हैं, फर्दर ऑब्जेक्ट जो होते हैं हर एक कंपनी के सेम होते हैं। मीन्स मेन ऑब्जेक्ट ही खाली अलग होते हैं, फर्दर ऑब्जेक्ट जो है वो सेम होते हैं। उसके बाद कंपनी की ये कैपिटल वगैरह अपने आप आ रही है, जो आपने पार्ट बी में डाली होगी अपने आप उठ के यहाँ से आ रही है। डिस्क्रिप्शन ऑक्यूपेशन वगैरह भी अपने आप आ रहा है, तो आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि एड्रेस पूरा प्रॉपर नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑक्यूपेशन नहीं आ रहा तो ऑक्यूपेशन आप सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ। अगर आपको लगता है यहाँ पे एड्रेस जो है सही नहीं आ रहा तो आप इसको भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, पैन नंबर वगैरह अपने आप आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे आपको वही अपने सीए, सीएमए या सीएस की डिटेल डालनी है जो भी आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं डाल देता हूँ डिटेल। तो मैंने डिटेल डाल दी जैसे एसीएम में सचिन अरोड़ा और उसका एड्रेस और ये कॉस्ट अकाउंटेंट है। ठीक है, इसको मैं सेव एंड सबमिट कर देता हूँ। ओके एंड सबमिट, इसको यस। ठीक है, तो ये मेरे सारे फॉर्म क्या हो गए हैं, सबमिट हो गए हैं। अब आईएनसी 9 जो सबमिट नहीं करना होता, आईएनसी 9 पे सिर्फ डीएससी लगाने होते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन सारे फॉर्म्स को क्या कर लूंगा, डाउनलोड कर लूंगा। तो मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया, चलिए एक बार इंडेक्स पे आते हैं। तो मैंने आपको लॉगिन आईडी कैसे बनाते हैं वो सिखा दिया, पार्ट ए कैसे भरते हैं, पार्ट बी कैसे भरते हैं, और एजाइल प्रो, एमओए, एओए वगैरह कैसे भरते हैं, ये मैंने स्टेप 4 तक आपको पूरे सिखा दिए। ठीक है, अब हमें मेरे मेन क्या रह गया, इन फॉर्म्स को कैसे डाउनलोड करना है। देखो डाउनलोड का तो सिंपल सा है, बस इस पे क्लिक करूंगा मैं और डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, मेरे को 5 ही फॉर्म डाउनलोड करने हैं, पार्ट ए डाउनलोड नहीं करना। ठीक है, ओनली पार्ट बी, एजाइल, आईएनसी 34, 33 और आईएनसी 9, ये 5 फॉर्म डाउनलोड करने हैं खाली। ठीक है, तो डाउनलोड करना तो बहुत इजी है। अब उस पर डीएससी कैसे लगाएंगे वो हम देखेंगे, और उसको फॉर्म को कैसे अपलोड करेंगे और गवर्नमेंट फीस कैसे पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए वो अब देखते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि मैं बता रहा था, बस आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो सारे फॉर्म्स क्या हो जाएंगे, डाउनलोड हो जाएंगे। तो चलिए मैं सारे फॉर्म डाउनलोड कर लेता हूँ, पार्ट ए को छोड़ के बाकी सारे फॉर्म्स आप डाउनलोड कर लेंगे। तो देखिए जैसे ही मैंने डाउनलोड पे क्लिक करा तो ये मेरा स्पाइस पार्ट भी डाउनलोड हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप सारे फॉर्म्स डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो आपके सारे फॉर्म्स डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं सारे डाउनलोड कर लेता हूँ वीडियो पॉज करके। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं सारे फॉर्म्स क्या हो गए हैं, डाउनलोड हो गए हैं। तो मैं डाउनलोड करने के बाद ये डाउनलोड्स में चले गए होंगे मेरे। ठीक है, तो मैं इसकी लोकेशन पे चला जाता हूँ, शो इन फोल्डर करके। तो देख सकते हैं पांचों फॉर्म्स हैं, तो इन पांचों को मैं कट पेस्ट करके एक डेस्कटॉप पे एक रख लेता हूँ मैं इसको फॉर्म्स के नाम से। ठीक है, मैं डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ, फॉर्म्स के नाम से फोल्डर बना के मैंने डेस्कटॉप पे रख लिए। अब मैं इसमें क्या लगा दूंगा, डीएससी लगा दूंगा। तो डीएससी लगाने से पहले मैं सबको नाम दे देता हूँ, ऐसे पता नहीं चल रहा कौन सा पार्ट बी है, कौन सा एमओए है, कौन सा एओए है, तो सबको मैं नाम दे देता हूँ। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने सबको नाम दे दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा फॉर्म है। ठीक है, तो डीएससी लगाने के लिए सबसे पहले आपको टोकन लगाना है।
जो भी आपका टोकन है, पेन ड्राइव है, उसको आप लगा लेंगे, जो डिजिटल सिग्नेचर की पेन ड्राइव है। लगाने के बाद आप माई कंप्यूटर में जाएंगे, माई कंप्यूटर में आपको ये दिख जाएगा, इसको आप क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, इसके ड्राइवर को क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। इसके ड्राइवर को इंस्टॉल करने के बाद आप डीएससी इजिली लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं फॉर्म्स ओपन, ठीक है, तो ये फॉर्म्स है। तो इन फॉर्म्स पे कहाँ कहाँ डीएससी लगाने, जैसे मैं एजाइल फॉर्म दिखाता हूँ आपको। जैसे मेरा एजाइल ओपन हो गया, तो एजाइल के सबसे लास्ट पेज में आप आ जाएंगे, सबसे लास्ट पेज में आपको डीएससी लगाने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे देखिए, तो मैं एक डीएससी आपको लगा के भी दिखा देता हूँ कि कैसे डीएससी लगाते हैं, ठीक है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही देखिए जो आपने डीएससी लगा रखा है उसका नाम आ रहा है, ठीक है। कंटिन्यू करते करते आप ये डीएससी लगा देंगे, फिर इसको सेव कर देंगे, वो फाइल क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। अपने टोकन का पासवर्ड डाल देंगे आप, ठीक है। मैंने जैसे ही पासवर्ड डाला तो ये डीएससी लग चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर एक फॉर्म में डीएससी लगाने हैं। अब जैसे मैं हर एक फॉर्म आपको ओपन करके दिखाता हूँ, एओए ओपन करके दिखाता हूँ। एओए में जो डीएससी लगेंगे, एक तो लगेंगे दोनों डायरेक्टर्स के, दोनों डायरेक्टर्स के डीएससी लगाने हैं आपको यहाँ पे। उसके बाद लगेंगे प्रोफेशनल के, ठीक है। प्रोफेशनल के डीएससी कहाँ लगेंगे, यहाँ। ऐसे ही मैं और फॉर्म ओपन करके दिखाता हूँ। एजाइल में किसका लगा था, एजाइल में भी सिर्फ एक ही डायरेक्टर का लगा था जो ऑथराइज डायरेक्टर था, ठीक है। आईएनसी 9 में किसके लगेंगे देखते हैं। आईएनसी 9 में भी सिर्फ किसके लगेंगे, जो डायरेक्टर्स हैं उनके डीएससी लगेंगे, एक डायरेक्टर के यहाँ पे और एक डायरेक्टर के नीचे, ठीक है। उसके बाद आते हैं एमओए में। एमओए और एओए में सेम ही होता है, मीन्स जैसे क्या, लास्ट पेज पे क्या लगेंगे, यहाँ पे प्रोफेशनल के डीएससी सबसे नीचे, जो आपकी कंपनी बना रहे सीए, सीएस या सीएम में, और यहाँ पे दोनों डायरेक्टर्स के डीएससी, ठीक है। उसके बाद क्या, पार्ट बी में, पार्ट बी में आप सबसे लास्ट पेज पर आ जाएंगे। सबसे लास्ट पेज पर तो लगेंगे किसके डीएससी, जो प्रोफेशनल है, जो प्रोफेशनल है सबसे लास्ट पेज पे उसके डीएससी लगेंगे। और सेकंड लास्ट पेज पे किसके डीएससी लगेंगे, जो ऑथराइज डायरेक्टर है, मीन जो मेन डायरेक्टर है उसके डीएससी। और जो पार्ट बी में जिसके डीएससी लगाओगे उसी के डीएससी आप किस में लगाओगे, एजाइल में, ठीक है। तो ये तो हो गया डीएससी लगाने का प्रोसेस। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपको डिजिटल सिग्नेचर के मीन्स डीएससी कैसे लगाने हैं, ठीक है। तो अभी मैं अगर स्टेप्स पे आऊं, तो मैंने आपको स्टेप 5 बता दिया कि इन फॉर्म्स को कैसे डाउनलोड करना है और डीएससी कैसे लगाने हैं, ठीक है। अब आप स्टेप 6 पर आएंगे। स्टेप 6 में क्या है, लास्ट स्टेप है हमारा, अब फॉर्म्स को कैसे अपलोड करेंगे और गवर्नमेंट फीस कैसे पे करेंगे, ठीक है। ये हमारा लास्ट स्टेप है। आप ये स्टेप करने के बाद आपकी 4 से 5 दिन के अंदर आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, ठीक है। तो डीएससी लगाने के बाद आपको फॉर्म्स क्या होते हैं, अपलोड करने होते हैं। लेकिन उन फॉर्म्स को अपलोड करने से पहले आपको उन डीएससी को क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा। मीन जो भी आपने डीएससी लगाए हैं, इन फॉर्म्स के अंदर जो भी आपने डीएससी लगाए हैं, जिन भी डायरेक्टर्स के आपने डीएससी लगाए हैं, उनको आपको क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर करना मैं आपको बताता हूँ कैसे रजिस्टर करेंगे। तो फ्रेंड, डीएससी रजिस्टर करने के लिए आप अपनी एमसीए की लॉगिन आईडी क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। वी3 की आईडी जो है ओपन कर लेंगे। और लॉगिन आईडी कैसे बनाते हैं मैंने ऑलरेडी स्टेप 1 में आपको बता दी है, ठीक है। आईडी ओपन करने के बाद में जिसकी भी आपको डीएससी रजिस्टर करनी है उसकी आप आईडी ओपन कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने अपनी आईडी ओपन कर ली है, मैं अपने डीएससी रजिस्टर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं कहा जाऊंगा, एमसीए सर्विसेज में, एमसीए सर्विसेज के अंदर एफओ सर्विसेज, और यहाँ पे एसोसिएट डीएससी, एसोसिएट डीएससी में मैं क्लिक कर देता हूँ। और आपका टोकन जो है लगा होना चाहिए जब आप एसोसिएट डीएससी पे क्लिक करें, ठीक है। तो मैं एसोसिएट डीएससी पे क्लिक करता हूँ। और उससे पहले आपको जो ड्राइवर है ये इंस्टॉल कर लेने हैं। ये इस पे क्लिक करके आपके ड्राइवर क्या हो जाएंगे, डाउनलोड हो जाएंगे, उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। लेटेस्ट एम्ब्रिज भी आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद अगर आप ये डीएससी फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं वी3 पोर्टल पे, तो अपने टोकन का आपको पासवर्ड भी चेंज करना है। टोकन का पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, उसको लॉग इन करके, जैसे मान लीजिए मेरा ई पास का टोकन है, तो मैं ई पास के टोकन को ओपन करता हूँ। मैं लिख दूंगा ई पास, इसको मैं लॉग इन कर लूंगा।
ठीक है, ये मेरा ओपन हो गया। तो अगर मेरे को इसके पासवर्ड को चेंज करना है, मैं चेंज यूजर पिन पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे ओल्ड पिन और न्यू पिन डाल दूंगा 2 जगह। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टोकन का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो ही आपको डीएससी के पासवर्ड चेंज करने, टोकन के पासवर्ड चेंज करने, अदरवाइज चेंज नहीं करने। ठीक है, हर एक टोकन का अलग अलग फॉर्मेट होता है। जैसे मान लीजिए क्रिप्टो का भी हो सकता है आपको प्रोक्स की हो, तो उसका आपको टोकन का पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे, एसोसिएट डीएससी पे क्लिक करेंगे। एसोसिएट डीएससी पे क्लिक करने का अपने टोकन को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा ई पास है, तो यहाँ पे आप अपने टोकन का पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आप अपना नाम सेलेक्ट कर लेंगे और रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे, तो आपके डीएससी क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे। मेरे डीएससी ऑलरेडी एसोसिएट है, तो मैं दोबारा इसको एसोसिएट नहीं कर रहा। फिर आपके पास कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाएगा कि आपके डीएससी क्या हो चुके हैं, रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे मैंने ये फर्स्ट डायरेक्टर के डीएससी रजिस्टर्ड करे हैं, ऐसे ही आपको हर एक डायरेक्टर के डीएससी रजिस्टर्ड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दोनों की आईडी बनानी। मान लीजिए आपके कंपनी में 2 डायरेक्टर हैं, तो आप दोनों की लॉगिन आईडी बनाएंगे सेपरेट सेपरेट, और दोनों के डीएससी सेपरेटली आप क्या करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे, मींस एसोसिएट करेंगे, तभी आप उसको पोर्टल में फॉर्म को अपलोड कर पाएंगे। अदरवाइज क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। मींस आपको दोनों के डीएससी क्या करने हैं, एसोसिएट करने हैं। पहले दोनों की आपको आईडी बनानी है, ठीक है, और फिर दोनों के डीएससी क्या करने हैं, एसोसिएट करने। फ्रेंड, डीएससी कैसे रजिस्टर्ड होंगे आपने वो भी देख लिया, और सबसे हम लास्ट स्टेप पर आते हैं। स्टेप 6 क्या है हमारा, इन फॉर्म्स को कैसे हम अपलोड करेंगे और गवर्नमेंट फीस कैसे पे करेंगे। इसके बाद बस गवर्नमेंट फीस जैसे आप पे कर देंगे, उसके बाद 4 से 5 दिन के अंदर आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम इन फॉर्म्स को कैसे पहले अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड पीडीएफ लिखा भी आ रहा है। जिसके आगे अपलोड पीडीएफ लिखा आ रहा है, सिर्फ आपको वही वाली पीडीएफ लगानी है, पार्ट ए लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पार्ट बी, एजाइल, एमओए, एओए, INC9 वगैरह आपको लगाने हैं। ठीक है, तो मैं अपलोड पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ। फ्रेंड, जैसे ही मैंने अपलोड पीडीएफ पे क्लिक करा, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे मैं चूज फाइल करके पार्ट बी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये मैं पार्ट बी सिलेक्ट करके पार्ट बी अपलोड कर देता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पार्ट बी क्या हो गया, अपलोड हो गया। बस मैं अब अपलोड पे क्लिक कर दूंगा। फ्रेंड, जैसे ही मैंने अपलोड पे क्लिक करा, तो लिखा आ गया डॉक्यूमेंट हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। तो ऐसे कर करके आप सारे फॉर्म्स अपलोड कर देंगे। ठीक है, जैसे एजाइल हो गया, INC9 हो गया, एमओए हो गया, एओए हो गया, ऐसे कर करके आप सारे फॉर्म्स क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। तो मैं माई एप्लीकेशन पे आ जाता हूँ। देखो, माई एप्लीकेशन में दोबारा आप मिनी डैशबोर्ड पे जाएंगे, तो आप माई एप्लीकेशन से दोबारा उसमें आ जाइए। जैसे देखिए लिखा आ गया पीडीएफ हैज बीन अपलोडेड। ठीक है, तो ऐसे कर करके आप एजाइल हो गया, INC34, 33, आप सारे फॉर्म्स क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। तो मैं जल्दी से अपलोड कर देता हूँ वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सब पे आ गया पीडीएफ अपलोडेड। ठीक है, तो मैंने सारी पीडीएफ क्या कर दी है, अपलोड कर दी है। तो पीडीएफ अपलोड करने के बाद मैं क्या कर दूंगा, फाइल पे क्लिक कर दूंगा। ये फाइल पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये वेरीफाइंग लिखा आ रहा है, मीन्स डीएससी क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहे हैं। वेरीफाइंग लिखा आ रहा है, देखिए आप देख सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं सबके आगे क्या आ गया, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आ गया, और ये लिखा आ गया योर स्पाइस फॉर्म हैड बीन सबमिटेड। तो इस पे मैं क्या कर दूंगा, ओके कर दूंगा। ठीक है, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ। तभी अगर ये कोई एरर देता ना, मीन्स अगर आप डीएससी रजिस्टर नहीं करते तो हो सकता है फिर एरर आ जाता। ठीक है, तो अभी मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जैसे ही ओके पे क्लिक करा, तो ये मेरा पेमेंट का ऑप्शन आ गया। तो बस आप मेक पेमेंट कर देंगे, और पेमेंट कर देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, 4 से 5 दिन के अंदर कंपनी क्या हो जाएगी, इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। और जो ये फीस है, हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग, ऑथराइज कैपिटल के अकॉर्डिंग स्टैम्प ड्यूटी जो है आपकी चेंज हो जाएगी। लेकिन आपकी जो पेन 10 की फीस है, ये वाली जो आपकी 131 की जो फीस है, वो आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मैं इस पे क्या कर देता हूँ, मेक पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आप अपना बैंक चूज करके जो भी है, जिस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं, आप पेमेंट कर देंगे। मीन्स आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पेमेंट मैं कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो पेमेंट करने के बाद आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, 4 से 5 दिन के अंदर क्या हो जाएगी, इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, 131 वाली मैंने फीस पे कर दी है, लेकिन तब भी यहाँ पेमेंट इनकम्प्लीट का ऑप्शन आ रहा है। क्यों इनकम्प्लीट आ रहा है, क्योंकि हो सकता है सर्वर इशू हो, और ज्यादातर ये पेमेंट अभी अटक ही रही है। पता नहीं क्यों अटक रही है, एमसी की पेमेंट भी मैंने आईसीआई बैंक से करी है, तब भी पता नहीं क्यों अटकी है। ठीक है,
तो इसको हम 24 से 48 घंटे का वेट करेंगे। जब फर्स्ट पेमेंट अपडेट हो जाएगी तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगा ना, वेटिंग फॉर स्टैम्प ड्यूटी का आ जाएगा। तो जैसे ही वेटिंग फॉर स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट ऑप्शन आएगा ना, फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं इस वीडियो को रोक देता हूँ यहीं पे। तो जैसे ही स्टैम्प ड्यूटी का आएगा ऑप्शन, तो मैं एक दिन बाद इसको देखूंगा, ठीक है। फिर मैं स्टैम्प ड्यूटी वाली पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं आज क्या है, 25 अप्रैल है, 25/4/2023 है। तो मैं इसको 26/4/2023 को देखता हूँ, ये पेमेंट अपडेट होती है नहीं होती, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट डे पर आ गए हैं। नेक्स्ट डे पर क्या लिखा आ रहा है, वेटिंग फॉर स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट। मींस आपकी जो फर्स्ट पेमेंट जो अपडेट हो चुकी है, अब आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। तो आपकी कंपनी क्या चली जाएगी, एमसीए पर प्रोसेस के लिए चली जाएगी, ठीक है। जब तक आप स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करेंगे, आपकी कंपनी जो है प्रोसेस के लिए नहीं जाएगी। तो मैं स्टैम्प ड्यूटी पे कर देता हूँ, क्योंकि मेरी फर्स्ट पेमेंट जो अपडेट हो चुकी है। तो मैं पे स्टैम्प ड्यूटी कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एसआरएन भी डालना पड़ेगा। एसआरएन कौन सा, जब आपने पेमेंट करी थी फर्स्ट पेमेंट, तो उस वक्त एसआरएन जनरेट हुआ था एक, ठीक है। जब आपने फाइल पे क्लिक करा था, एक एसआरएन जनरेट हुआ था। अगर आपको एसआरएन ढूंढना है तो आप कैसे देखेंगे, माई एप्लीकेशन में जाके मिनी डैशबोर्ड पे जाएंगे, तो आपको एसआरएन दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं एसआरएन कॉपी कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है एसआरएन, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके फिर पे स्टैम्प ड्यूटी पे करूंगा और फिर एसआरएन डाल दूंगा और सबमिट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। फिर सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे आपका लिखा आ जाएगा तीन, जैसे ये स्टैम्प ड्यूटी लिख के आ रही है, दिल्ली की 360 रुपये है, ठीक है। तो मैं पे क्लिक करके इसको पे कर दूंगा। तो फ्रेंड्स मैंने ना स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी है, लेकिन ये तब भी लिखा आ रहा है वेटिंग फॉर स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट। मीन्स आपकी ये वाली पेमेंट भी अटक गई है। तो ये भी एक दिन बाद अपडेट होगी। तो मैं एक दिन बाद आपको दिखाता हूँ फिर क्या होता है। 26 अप्रैल आज, 27 अप्रैल को देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नेक्स्ट डे पे क्या आ गया, एप्लीकेशन आपकी क्या चली गई है, अंडर प्रोसेसिंग चली गई है। मींस यहाँ पे दोनों पेमेंट आपकी अपडेट हो गई है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी दोनों पेमेंट हाथ के हाथ अपडेट हो जाए। यहाँ पे मेरे को एक एक दिन वेट करना पड़ा, क्योंकि एक दिन बाद जो है सेकंड पेमेंट अपडेट हुई थी, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार पेमेंट ही अटके, इस बार पेमेंट अटक गई थी, ठीक है। तो ये मेरी एप्लीकेशन क्या चली गई, अंडर प्रोसेसिंग। तो अब मेरे को 3 से 4 दिन का वेट करना है। मेरी कंपनी क्या हो सकती है, अप्रूव भी हो सकती है। मींस मैंने सारे अगर डॉक्यूमेंट्स सही लगाए होंगे तो मेरी कंपनी क्या हो जाएगी, अप्रूव हो जाएगी। और जो मैंने पार्ट बी में जो ईमेल आईडी डाली है, उसमें क्या हो जाएंगे, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेरी आई एमसीए की, तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा, रीसबमिशन रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर कोई रीसबमिशन आता है तो फिर मेरे को पार्ट बी को क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। मीन जो भी उसमें चेंजेस करने हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रिक बिल पुराना लगा दिया, या बैंक स्टेटमेंट पुरानी लगा दी, या इलेक्ट्रिक बिल में एड्रेस जो था वो मैंने वही नहीं डाला, ठीक है। तो किसी ना किसी रीजन की वजह से कई बार क्वेरी आ जाती है, ठीक है। तो उसको मैं क्या कर दूंगा, एडिट कर दूंगा। एडिट करने के बाद फिर क्या कर दूंगा, उस पार्ट बी को दोबारा फिल कर दूंगा। फिर आपको दोबारा से सारे फॉर्म्स फिलअप करने पड़ेंगे। जब आपका रीसबमिशन आएगा तो आपको दोबारा से सारे फॉर्म लाइक एजाइल प्रो, एमओए, एओए, आइंस, मीन्स आपको सारे फॉर्म दोबारा फिलअप करने पड़ेंगे। पार्ट बी में जो चेंजेस है वो करके सारे फॉर्म क्या कर देंगे, दोबारा सबमिट कर देंगे और दोबारा उस पर डीएससी लगाएंगे। और जब दोबारा फाइल पे क्लिक करेंगे ना, तो आपसे वो पेमेंट नहीं मांगेगा। बस रीसबमिशन में बस इतना सा फर्क है, सेम प्रोसेस ही है, बस वो आपसे पेमेंट नहीं मांगेगा जब आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट, जिसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने कंपनी बनाने का पूरा प्रोसेस देख लिया, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने लॉगिन आईडी कैसे बनाते हैं, पार्ट ए कैसे भरते हैं, पार्ट बी कैसे भरते हैं, एजाइल प्रो, एमओए और फॉर्म्स को कैसे डाउनलोड करेंगे, डीएससी कैसे अटैच करेंगे, ठीक है। इन फॉर्म्स को कैसे अपलोड करेंगे। तो हमने सारा प्रोसेस हमने देख लिया है, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। वेबसाइट के लिए आप गूगल पे क्या लिखेंगे, cmsachinarora.com। इसके बाद जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप लेना चाहे ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको मेन चीज बता देता हूँ इसमें। जैसे मेन है फॉर्मेट्स एंड बुक्स। जैसे मान लो आप कोई कंपनी बना रहे हो तो आपको उसके लिए बुक की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं अभी बता रहा था कि प्राइवेट मैंने बुकलेट बना रखी है, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। कंपनी बनाते हुए टाइम आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपको कोई वर्ड फॉर्मेट चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, या सेक्शन 8 कंपनी के लिए, या 1% कंपनी के लिए, या एलएलपी के लिए, तो आप ये वर्ड फॉर्मेट भी पेमेंट करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको एडीटी 1 भरना है, एओसी 4 भरना है, तो उसके वर्ड फॉर्मेट भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वर्ड फॉर्मेट आप पेमेंट करके डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज, मेन ऑब्जेक्ट एमओए। मीन्स अगर मान लो आप कोई कंपनी बना रहे हो और उसका आपको ऑब्जेक्ट आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट में उसका क्या लिखूं, उसकी मेरी एक्टिविटी कोड क्या रहेगा। जैसे मान लो
मैं कौन सी सर्विस देता हूँ, लीगल अकाउंटिंग सर्विस देता हूँ मैं, एक्टिविटीज ये सर्विसेज देता हूँ मैं। तो इस पर क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक करने के बाद एक वर्ड फाइल डाउनलोड हो जाएगी, तो वर्ड फाइल में ओपन करूंगा। वर्ड फाइल ओपन करने के बाद मेरे को मेन इसमें क्या दिख जाएगा, नेम ऑफ डिवीजन, एक्टिविटी कोड एंड मेन ऑब्जेक्ट। मेन ऑब्जेक्ट आप कहाँ डालेंगे, आपके एमओए में, ठीक है। और जो एक्टिविटी कोड है, जब आप पार्ट ए भरते हैं, जब आप स्पाइस पार्ट ए भरते हैं, तो आपको 3 एक्टिविटी कोड लेने होते हैं। तो आप ये 3 एक्टिविटी कोड लेके आप कंपनी अपनी बना सकते हैं, ठीक है। पार्ट ए अपना फिल कर सकते हैं और ये आपका मेन ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, एमओए में, ठीक है। तो ऐसे ही आप, इसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स की कंपनियां कवर करी हैं। मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां इसमें कवर हो जाए। अगर मान लो फिर भी आपकी कंपनी, आपको लगता है इसमें नहीं आ रही, फिर भी आपको लगता है आपकी कंपनी इसमें नहीं आ रही, तो आप इस लिंक पे जाके, मीन्स एनआईसी कोड जो 2008 है, इस लिंक पे जाके आप वो डाउनलोड करके तो आप यहाँ से अपनी कोड ढूंढ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मीन्स आपका सीए भी आपका बना सकता है ऑब्जेक्ट, जो भी आपकी कंपनी बनाएगा वो आपके कोड सिलेक्ट करके आपकी एमओए क्या करेगा, ड्राफ्ट करेगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।